क्या हो अगर कोई ये कहे कि एक बहुत ही सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए किसी बहुत बड़े मास्टर प्लान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। या फिर करोड़ों की फंडिंग और वो जो 5 साल की जटिल स्ट्रैटेजी होती है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। राइट। मतलब आमतौर पे जब भी हम किसी नए स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। बिल्कुल, वो सूट पहने हुए लोग और बहुत सारी स्प्रेडशीट्स। हाँ, और वो चमचमाते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो इन्वेस्टर्स के सामने पेश किए जाते हैं। मतलब हर कोई यही मानकर चलता है कि बिजनेस का मतलब ही है स्केल करना, हर कीमत पर बस ग्रोथ हासिल करना और पूरे मार्केट पर कब्जा कर लेना। और पता है, ये सोच इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि आज के समय में सादगी को या कह ले सिंप्लिसिटी को बिजनेस की दुनिया में एक कमजोरी मान लिया गया है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये तो वो शायद मुनाफा ही नहीं कमा सकता। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इस पूरी आधुनिक स्टार्टअप संस्कृति की जड़ों पर ही प्रहार करता है। बिल्कुल। आज हम डेरेक सिवर्स की बहुत ही मशहूर किताब एनीथिंग यू वांट के मुख्य विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये कोई पारंपरिक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वाली केस स्टडी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन तमाम भारी भरकम कॉरपोरेट नियमों को हटाकर लेखक के अपने निजी अनुभवों और गलतियों से निकली एक बेहद ईमानदार सीख है। इस किताब के नोट्स पढ़ते हुए मुझे लगातार एक ही उदाहरण याद आ रहा था। आजकल ऐसा लगता है कि बिजनेस को जानबूझकर रॉकेट साइंस बना दिया गया है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। जबकि ये किताब बिजनेस को वापस एक नींबू पानी के स्टॉल जितना सीधा और सरल बनाने की वकालत करती है। मतलब जरा सोचिए, एक बच्चा जो नींबू पानी बेचता है वो कोई पिच डेक नहीं बनाता। हाँ, बिल्कुल, ना ही वो मार्केट शेयर की चिंता करता है। राइट। वो बस नींबू निचोड़ता है, किसी प्यासे इंसान की समस्या सुलझाता है और बदले में खुशी खुशी पैसे लेता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। और अगर हम इस पूरे डिस्कशन को एक लाइन में समेटना चाहें तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि सिंपल तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके मीनिंगफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। ये किताब सिखाती है कि पैशन और सिंप्लिसिटी के साथ कस्टमर फोकस्ड बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। ये नींबू पानी के स्टॉल वाली तुलना असल में इस किताब के सबसे मुख्य संदेश को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। आज के कॉर्पोरेट माहौल में हर कोई प्रॉफिट मार्जिन और यूनिकॉर्न बनने के पीछे भाग रहा है। हाँ, हर किसी को बस $1 बिलियन कंपनी बनानी है। बिल्कुल, लेकिन सिवर्स का नजरिया एकदम उलट है। उनके अनुसार किसी भी बिजनेस का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो ही नहीं सकता। तो फिर असली मकसद क्या है? बिजनेस का असली और एकमात्र मकसद है लोगों की समस्याओं को हल करना, बस। जब कोई इस लक्ष्य को छोड़कर सिर्फ पैसे को अपना प्राथमिक लक्ष्य बना लेता है तो वहीं से सब बिगड़ना शुरू हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेरेक सिवर्स ने ये ज्ञान कोई थ्योरी पढ़कर नहीं दिया है। राइट, उन्होंने इसे जिया है। हाँ, मतलब स्रोत में उनके खुद के बिजनेस सीडी बेबी का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। 90 के दशक के आखिरी की बात है, जब इंटरनेट अभी नया नया ही था। उस वक्त चीजें बहुत अलग थीं। बिल्कुल। सिवर्स खुद एक इंडिपेंडेंट संगीतकार थे। उन्होंने देखा कि उनके जैसे हजारों छोटे कलाकारों के लिए अपना संगीत सीधे लोगों तक पहुंचाना और बेचना लगभग असंभव था, क्योंकि बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां हर जगह कब्जा जमाए बैठी थीं। एग्जैक्टली। उस समय का माहौल समझना बहुत जरूरी है। छोटे कलाकारों को कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था। तो सिवर्स ने सीडी बेबी की शुरुआत कोई बहुत बड़ा टेक एम्पायर खड़ा करने के लिए नहीं की थी। तो उनका असल प्लान क्या था? प्लान बस इतना था कि अपने कुछ संगीतकार दोस्तों की मदद की जाए। उन्होंने खुद से इंटरनेट पर कोडिंग सीखी, एक बहुत ही साधारण सी वेबसाइट बनाई और उनके सीडी बेचना शुरू कर दिया। मतलब कोई बड़ी टीम नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो खुद अपने घर के लिविंग रूम में बैठकर सीडी पैक करते थे और डाकघर जाकर पोस्ट करते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक छोटी सी समस्या का समाधान करना था, ना कि सिलिकॉन वैली का अगला अरबपति बनना। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। मतलब ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी और मोटिवेटिंग लगती है, लेकिन आज की महंगाई और इस गला काट प्रतियोगिता वाली दुनिया में क्या सिर्फ लोगों की मदद करने और पैशन के दम पर कोई बिजनेस सच में खड़ा रह सकता है? ये सवाल तो अक्सर लोग पूछते हैं। क्योंकि सिर्फ अच्छे इरादों से तो एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दी जा सकती ना। अगर कंपनी मुनाफे पर ध्यान नहीं देगी तो वो टिकेगी कैसे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है
और अक्सर लोग इस पैशन वाले सिद्धांत का एकदम गलत मतलब निकाल लेते हैं। कैसे? देखिए, किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि बिजनेस को घाटे में चलाना चाहिए या पैसा कमाना कोई बुरी बात है। यहाँ पूरी बात कॉज और इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के विज्ञान की है। थोड़ा और समझाइए इसे। जब किसी बिजनेस का पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर होता है तो मैनेजमेंट क्या करता है? वो शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, वो तो है। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देता है, छुपे हुए चार्जेस लगाने लगता है और कस्टमर सर्विस में कटौती कर देता है। राइट, बस किसी तरह मार्जिन बढ़ जाए। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? ग्राहक नाराज हो जाते हैं और आखिरकार बिजनेस डूब जाता है। यानी पैसा कमाने की जल्दबाजी ही पैसे के नुकसान का कारण बन जाती है। एकदम ठीक कहा। इसके उलट जब आपका पूरा फोकस किसी समस्या को सबसे बेहतरीन और ईमानदार तरीके से हल करने पर होता है, जब आप सच में अपने ग्राहकों के लिए कुछ वैल्यूएबल बनाते हैं, तो लोग खुशी खुशी आपको पैसे देते हैं। इस मॉडल में मुनाफा एक बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप आता है। मतलब आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। और स्टार्ट फॉर पैशन नॉट जस्ट मनी का सिद्धांत यही सिखाता है कि अगर कोई उस समस्या को सुलझाने के लिए जुनूनी नहीं है, तो जब बिजनेस में मुश्किल वक्त आएगा ना, तो वो सबसे पहले हार मान लेगा। एग्जैक्टली। पैशन ही वो ईंधन है जो मुश्किल रास्तों पर टिके रहने की ताकत देता है। तो इसका मतलब है कि शुरुआत एक सही और सच्ची समस्या को पहचानने से होनी चाहिए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने एक बेहतरीन समस्या ढूंढ ली और बिजनेस शुरू भी कर दिया। हाँ। अब इसे असल में चलाया कैसे जाए? क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है चीजें बिगड़ने लगती हैं। राइट। यहाँ श्रोटमेट ब्रो बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर बात की गई है जो रोजमर्रा के ऑपरेशंस को दिशा देते हैं। पहला, ग्राहकों को खुश रखना, और दूसरा, चीजों को सिंपल यानी सरल रखना। और ये दोनों सिद्धांत सुनने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कैसे? देखिए, जब कोई बिजनेस बिना वजह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसका सीधा असर कस्टमर सर्विस पर पड़ता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि ग्राहकों की संतुष्टि किसी भी मार्केटिंग बजट से कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। अगर कोई कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करती है तो वो ग्राहक सिर्फ वापस ही नहीं आते, बल्कि वो उस बिजनेस के सबसे बड़े प्रमोटर बन जाते हैं। और ऐसा तभी संभव है जब आपका अंदरूनी सिस्टम बहुत ही सरल हो। इस सादगी और जटिलता के फर्क को ना मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ बिल्कुल। जरा एक ऐसी रेस्टोरेंट की कल्पना कीजिए जहाँ का मेन्यू 50 पन्नों का है। बाप रे, 50 पन्ने! और हर पन्ने पर दुनिया के अलग अलग कोनों के व्यंजन हैं। उनके नाम इतने मुश्किल हैं कि ग्राहक को समझ ही नहीं आता कि वो ऑर्डर क्या करे। ऐसा अक्सर होता है कुछ जगहों पर। राइट। और दूसरी तरफ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका मेन्यू सिर्फ एक पन्ने का है। उसमें केवल 5 या 6 डिशेस हैं, लेकिन वो डिशेस शहर में सबसे अच्छी बनाई जाती हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अब जरा उस 50 पन्नों वाले मेन्यू को ध्यान से देखिए। हाँ, वो सिर्फ बाहर बैठे ग्राहक के लिए सिरदर्द नहीं है। जरा उस रेस्तरां के किचन के बारे में सोचिए। वहां तो तबाही मची होगी। हाँ, बिल्कुल। वहाँ काम करने वाले शेफ को 100 अलग अलग तरह के मसाले और इंग्रेडिएंट्स संभालने पड़ रहे। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट एक बुरा सपना बन चुका है। राइट। और कर्मचारियों को भारी तनाव होगा कि कहीं कोई ऑर्डर गलत ना बन जाए। एग्जैक्टली। इस पूरी अफरा तफरी में क्या वो कभी खाने की क्वालिटी पर ध्यान दे पाएंगे? कभी नहीं। उनका पूरा दिन सिर्फ उस जटिल सिस्टम को संभालने में ही निकल जाएगा। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर वो जो एक पन्ने के मेन्यू वाला रेस्तोरां है, वो अपने काम में माहिर हो चुका है। शेफ को अच्छे से पता है कि उसे क्या बनाना है। उसकी प्रोसेस एकदम क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, ग्राहक के लिए डिसीजन लेना बहुत ही सुखद और आसान हो गया है। और यही कीप इट सिंपल का मुख्य मैकेनिज्म है। बिजनेस में अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई प्रक्रिया बहुत जटिल और कई लेयर्स वाली है तो वो बहुत प्रोफेशनल है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। लेकिन अनावश्यक जटिलता सिर्फ और सिर्फ तनाव पैदा करती है। जब सिस्टम सरल होते हैं, प्रक्रियाएं स्पष्ट होती है, तभी एक कंपनी अपना सारा समय और ऊर्जा ग्राहकों को वो एक्स्ट्रा वैल्यू देने में लगा पाती है। तो सादगी से ही स्पष्टता आती है। राइट। और उसी स्पष्टता से बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस पैदा होता है। ये बात तो अच्छे से समझ में आती है कि सादगी अच्छी चीज है। लेकिन जब बिजनेस सच में बढ़ने लगता है, जब टीम बड़ी हो जाती है, तो रणनीति और भविष्य की प्लानिंग की जरूरत तो पड़ती ही है ना। ऐसा माना जाता है।
स्रोत में आगे बिजनेस के रणनीतिक हिस्से पर जो बात की गई है वो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी सच में। वो कौन सी बात? इसमें कहा गया है कि आपको बड़ी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है, अपने बिजनेस पर नियंत्रण रखें और खराब अवसरों को ना कहें। हाँ, ये हिस्सा सच में आधुनिक मैनेजमेंट स्कूलों की जो पूरी सोच है ना, उसे पूरी तरह से पलट के रख देता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो यही सिखाया जाता है कि बिजनेस शुरू करने से पहले अगले 5 या 10 सालों की एकदम परफेक्ट योजना होनी चाहिए। लेकिन सीवर्स बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि लंबी अवधि की योजनाएं अक्सर सिर्फ एक अंदाजा होती हैं, गेस वर्क होता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर शुरुआत करता है तो उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाजार असल में कैसे रिएक्ट करेगा। राइट, मार्केट का मूड कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? बिल्कुल, इसलिए एक भारी भरकम बिजनेस प्लान बनाने में महीनों बर्बाद करने के बजाय बस शुरुआत कर देनी चाहिए। वास्तविक ग्राहकों से बात करके उनका फीडबैक लेकर हर दिन अपनी सर्विस में सुधार करना। मतलब एक निरंतर प्रोसेस। हाँ, ये एक 5 साल की काल्पनिक योजना से कहीं ज्यादा बेहतर रणनीति है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आधुनिक स्टार्टअप संस्कृति का पक्ष रखना चाहूंगा। बताइए। आजकल तो माहौल ही कुछ ऐसा है कि जब तक आपके पास एक शानदार पिच डेक ना हो और जब तक आप बड़े निवेशकों से करोड़ों रुपए की फंडिंग ना उठा लें, तब तक आपके बिजनेस को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। हाँ, ये तो है। न्यूज में भी सिर्फ फंडिंग राउंड्स की ही चर्चा होती है कि किसने कितने मिलियन उठाए। हाँ। क्या ये किताब आज के इस तेज तर्रार स्टार्टअप इकोसिस्टम के बिल्कुल खिलाफ नहीं खड़ी है? ये बिल्कुल उस संस्कृति के खिलाफ है, और सच कहूं तो यही कारण है कि ये किताब इतनी प्रभावशाली है। देखिए, बाहरी निवेशकों का पैसा लेना शुरुआत में बहुत आकर्षक लगता है, बिल्कुल, बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, अपना नियंत्रण खोना, अपना कंट्रोल खो देना। बिल्कुल। जब कोई निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसका लक्ष्य उस कंपनी के प्रोडक्ट से प्यार करना नहीं होता। राइट। उसका लक्ष्य होता है अपने निवेश पर कई गुना ज्यादा रिटर्न पाना, और वो भी जल्द से जल्द। इसका मतलब है कि निवेशकों का सारा दबाव सिर्फ और सिर्फ तेज विकास या ग्रोथ पर होता है, भले ही उसके लिए बिजनेस के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे समझौता क्यों ना करना पड़े। एकदम सही पकड़ा आपने। निवेशक चाहते हैं कि कंपनी हर तिमाही में दोगुनी रफ्तार से बढ़े। इस अंधी दौड़ में क्या होता है कि मैनेजमेंट उन असली ग्राहकों को भूल जाता है जिनकी वजह से बिजनेस असल में शुरू हुआ था। वो आक्रामक मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट में अनचाहे फीचर्स जोड़ते हैं, और वो सारी जटिलताएं वापस ले आते हैं जिनसे बचने की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। वही 50 पन्नों वाला मेन्यू वापस आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। इसीलिए सीवर्स कहते हैं कि अपने बिजनेस पर पूरा मालिकाना हक रखना चाहिए। जब नियम आप खुद बनाते हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कितनी तेजी से बढ़ना है और कब ये कहना है कि अब इतना मुनाफा हमारे लिए काफी है। काफी है, मतलब ये शब्द तो आजकल बिजनेस की दुनिया में सुनने को ही नहीं मिलता। हर किसी को और ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी नियंत्रण की वजह से वो अगला सिद्धांत, ना कहने की कला, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप निवेशकों के दबाव में हैं तो आप हर उस अवसर को हाँ चाहेंगे जिससे तुरंत पैसा आ सकता हो। एकदम सही विश्लेषण है यह। हर चमकता हुआ अवसर अच्छा नहीं होता। मैनेजमेंट की भाषा में इसे मिशन क्रीप कहते हैं। मिशन क्रीप, ये क्या होता है? मान लीजिए एक कंपनी बहुत ही बेहतरीन कॉफी बनाती है, लोग उसकी कॉफी के दीवाने हैं। ठीक है। अब निवेशकों के दबाव में आकर वो कंपनी सोचती है कि चलो सैंडविच भी बेचने लगते हैं। फिर वो अपनी ब्रांडिंग वाले कपड़े और कप बेचने लगती है, और आखिर में वो अपना एक कंसल्टिंग बिजनेस भी शुरू कर देती है। अरे बाप रे। और इस सब भटकाव का नतीजा ये होता है कि उनकी वो मुख्य चीज यानी उनकी कॉफी, उसका स्वाद एकदम खराब हो जाता है। यही इसका पूरा मैकेनिज्म है। हर बार जब आप किसी ऐसे अवसर को हाँ कहते हैं जो आपके मूल लक्ष्य से मेल नहीं खाता, तो आप असल में अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपने रिसोर्सेज को बांट रहे होते हैं। खराब अवसरों को ना कहना एक तरह की रक्षात्मक ढाल है, एक शील्ड है। ये बिजनेस को उसके मुख्य काम पर टिकाए रखता है, और आप मजबूती से ना सिर्फ तभी कह सकते हैं जब कंट्रोल पूरी तरह से आपके अपने हाथ में हो। ये सब सुनकर ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। क्या? अगर बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, अगर हमें हर कीमत पर कंपनी को बढ़ाना भी नहीं है, अगर बाहरी निवेशकों को खुश नहीं करना है, और अगर हर नए मौके के पीछे भागना भी नहीं है, तो फिर ये सब मेहनत आखिर की क्यों जा रही है? हाँ, सही बात है। मतलब इस पूरे खेल का आखिरी लक्ष्य क्या है? और यही हम इस किताब के सबसे गहरे
और थोड़े दार्शनिक हिस्से पे पहुंचते हैं। बिजनेस इज अबाउट फ्रीडम, यानी बिजनेस का असली मतलब स्वतंत्रता है, आजादी। बिल्कुल। सिवर्स के अनुसार एक एंटरप्रेन्योर अक्सर अपना बिजनेस इसलिए शुरू करता है ताकि वो नौकरी की 9 से 5 की बंदिशों से आजाद हो सके। लेकिन होता क्या है, वो ग्रोथ की अंधी दौड़ में फंसकर खुद ही अपने लिए एक ऐसी जेल बना लेता है जहां उसे दिन रात काम करना पड़ता है और स्ट्रेस हमेशा उसके साथ रहता है। यानी जो आजादी वो ढूंढने निकला था वही सबसे पहले खो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस स्रोत का एकदम स्पष्ट निष्कर्ष है कि बिजनेस का अंतिम लक्ष्य केवल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना नहीं होना चाहिए। इसका असली लक्ष्य होना चाहिए आजादी, खुशी और एक गहरी संतुष्टि। ये आजादी है ये तय करने की कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, आप किस समस्या पर काम करना चाहते हैं और सबसे जरूरी, आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं। राइट। अगर कोई बिजनेस बहुत सारा पैसा कमा रहा है लेकिन उसके मालिक की जिंदगी में शांति ही नहीं है, तो सच कहूं तो वो बिजनेस असल में फेल है। ये नजरिया सच में बहुत सुकून देने वाला है। स्रोत में दी गई इस किताब की समीक्षा को देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि इसे इतनी अच्छी रेटिंग, मतलब 4.5 आउट ऑफ 5 क्यों मिली है। बिल्कुल। इसके जो लक्षित पाठक हैं, जैसे शुरुआती एंटरप्रेन्योर्स हो गए, फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स या वो लोग जो अपनी नौकरी के साथ कोई साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, ये सब भारी भरकम कॉर्पोरेट थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते। ये बस एक तनाव मुक्त रास्ता चाहते हैं। ये किताब उन्हें कोई फेक मोटिवेशन या रातों रात करोड़पति बनने के झूठे सपने बिल्कुल नहीं बेचती। बिल्कुल। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी हकीकत बताती है। हाँ, लेकिन उस समीक्षा में इसकी कुछ कमियों का भी जिक्र है जिस पर बात करना मुझे लगता है जरूरी है। क्या कमियां बताई गई हैं? कई आलोचकों का मानना है कि ये किताब बहुत ही छोटी है और इसमें गहराई या कह लें डिटेल्स की कमी है। अच्छा। इसका कोई बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी नहीं है। ये महज अलग अलग सीखों और विचारों का एक खुलासा कलेक्शन है जिसे लेखक ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान बस लिख लिया था। लेकिन अगर हम इस आलोचना को एक थोड़ा अलग नजरिए से देखें तो जो चीज इसकी कमी बताई जा रही है ना, मुझे लगता है वही असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? देखिए, पूरी किताब का सार ही कीप इट सिंपल है, चीजों को सरल रखो। हाँ बिल्कुल। तो अगर लेखक एक ऐसी किताब लिखता जो 500 पन्नों की होती और जिसमें बहुत सारे जटिल चार्ट्स और ग्राफ्स होते, तो क्या वो अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ नहीं हो जाता? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस किताब ने अपने सरल और छोटे रूप में ही अपने संदेश को सबसे मजबूती से साबित किया है। ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। सिवर्स ने जानबूझकर उन सभी फालतू चीजों को हटा दिया जो पाठक का ध्यान भटका सकती थी। बिल्कुल। जो लोग भारी एकेडमिक भाषा या जटिल मैनेजमेंट मॉडल से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये सीधे मुद्दे की बात करने वाली जो शैली है वो एक बहुत बड़ा फायदा है। ये आपको सिर्फ उतना ही बताती है जितना वास्तव में जरूरी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एनीथिंग यू वांट एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है। बिजनेस का असली मतलब कोई कॉर्पोरेट युद्ध लड़ना, अपने विरोधियों को कुचलना या सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आसपास के लोगों की मदद करना, बहुत ही सरल तरीके से उनकी समस्याएं सुलझाना और इसके जरिए अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर, शांत और आजाद बनाना। सादगी और ग्राहकों पर सच्चा ध्यान देकर कोई भी बिना भारी स्ट्रेस के एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस खड़ा कर सकता है। और पता है, ये बात न सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों पर लागू होती है बल्कि हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो अपने काम में कुछ अर्थ और संतुष्टि ढूंढ रहा है। कहते हैं ना, सादगी ही सबसे बड़ा परिष्कार है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। बिल्कुल सही कहा। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर सोचने में सुनने वालों को सच में मजा आएगा। बताइए। हमने शुरुआत में उस नींबू पानी के स्टॉल की बात की थी जी, जहां बिना किसी जटिलता के सिर्फ प्यास बुझाने का काम होता है। हाँ। यदि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ एक साधारण सी समस्या को सुलझाना और आजादी पाना है तो जरा अपने आसपास देखिए। आज के इस तकनीक से भरे आधुनिक दौर में ऐसी कौन सी बहुत ही साधारण सी समस्या है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिना वजह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट जो होना तो बहुत आसान चाहिए था लेकिन अब उसमें अनगिनत नियम और शर्तें जुड़ गई हैं। राइट। शायद वो समस्या बस किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो सीडी बेबी जैसी सादगी के साथ आए और उस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा दे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर कीजिए, शायद आपको अपने लिए वो सरल सा जवाब मिल जाए। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।